दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश और बाकी बची छत्तीसगढ़ की सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो गया। यानी 3 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आज छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर और मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर भरपूर मतदान हुआ। मध्य प्रदेश से जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं वो 75% से ऊपर के, और छत्तीसगढ़ में भी 70% से ऊपर मतदान होने की अभी खबर आ रही है। हालांकि पुख्ता जानकारी तो कल सुबह तक आएगी कि कितना मतदान हुआ है, लेकिन ये साबित करता है कि जो मतदाता है उसने दिल खोल करके और अपना समय निकाल करके इस लोकतंत्र के उत्सव में भरपूर अपनी सहभागिता की है। और हो भी क्यों नहीं, यही 5 साल के बाद उसे सबसे बड़ा अधिकार मिलता है कि जहां वो सत्ता बनाए रखने के लिए, बदलने के लिए या अपने एजेंडे के अनुसार सरकार बनाने के लिए अवसर मिलता है। दोस्तों मुद्दा थोड़ा दूसरा है। मुद्दा ये है कि इन 3 राज्यों के बाद की स्थिति क्या है। क्या बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है या भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से कोई सफलता अर्जित करेगी। मध्य प्रदेश जहां पर उसकी सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी, जहां 3-3 कैबिनेट मंत्री उसने उतार दिए थे, एक अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश वर्गीय को उतार दिया था, 5 सांसद उतार दिए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी से ला करके वो भी कहीं ना कहीं चंबल और ग्वालियर के संभाग में फील्डिंग कर रहे थे। इस तमाम मजबूती के बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। झड़पें हुई हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में बाकायदा हिंसा होने की खबरें आ रही हैं, और ये भी पता चल रहा है कि वहां दलितों को खास तौर पर वोट डालने से रोका गया है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, जिस तरह के वीडियो मैंने देखे हैं उसके आधार पर यह बात कह रहा हूं। छत्तीसगढ़ में पहले ही बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं है। वो कांग्रेस के सहारे बैठे हैं कि भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच कुछ टसल बढ़े तो उसका फायदा बीजेपी को हो। और छत्तीसगढ़ तो लगभग नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया। मध्य प्रदेश को उन्होंने चाहा था कि कैसे भी करके उसे जीता जाए। उसके पीछे एक बड़ा कारण घोटालों का है, घपलों का है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है और खोजबीन शुरू होती है, सीबीआई सीआईडी लगती है, जांच होती है, तो फिर न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता फंसेंगे। अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाने जा रही है, तो क्या राजस्थान में वो अपनी भरपाई करेगी? तेलंगाना में तो सूरत हाल वैसे ही खराब है बीजेपी की, और बीजेपी ने वहां एक तरह से मूक समर्थन दे दिया है बीआरएस को, क्योंकि उसको जमीन की यह जानकारी हो गई है कि अगर वो चुनाव तेलंगाना में लड़ती है तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, बीआरएस कमजोर होगी। इसलिए बीआरएस को धीरे से उसने समर्थन दिया है, अपने आप को विड्रॉ किया है, और वहां लड़ाई नेक टू नेक हो गई है। राहुल गांधी आज पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज वहां पहुंचे, और राहुल गांधी ने आज वहां पर कह दिया कि तेलंगाना में तूफान आने वाला है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कहा था, उस जनसभा में जिसमें अपार भीड़ थी, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में तूफान आने वाला है और हम 145 से 150 सीटें जीतने जा रहे हैं। राहुल गांधी का ये कॉन्फिडेंस क्या दर्शाता है। और इस वक्त उनके अगर चेहरे पर आप देखिए तो संतोष ही नहीं बल्कि खुशी है, उत्साह है, और उसी उत्साह के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ वो लगातार चुनाव दर चुनाव सक्रिय हैं। सीधे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से निकल करके राजस्थान पहुंचते हैं, और एयरपोर्ट पर वो पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उसी अंदाज में, उसी आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत सिर्फ साथ दिख ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो एकजुट हैं, साथ हैं, और हम यहां स्वीप करने वाले हैं। जबकि राजस्थान में यह माना जा रहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एज है, वहां पर एक रवायत भी है कि हर 5 साल के बाद सत्ता बदलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर बिखरी हुई है, वो गुटबाजी का शिकार है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो सबसे कद्दावर नेता हैं राजस्थान की,
दो दो तीन तीन बार की मुख्यमंत्री, और वो राजस्थान की पहली पहली महिला मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी लोकप्रियता अशोक गहलोत के समकक्ष है, और दूसरा कोई बीजेपी का नेता उनके लोकप्रियता के सामने नहीं ठहरता है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की जितनी उम्र बढ़ती जा रही है, उतना ही केंद्रीय नेतृत्व उन्हें राजस्थान के चुनाव से दूर कर रहा है, और यही वो पेंच है जिससे भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है उसको। वसुंधरा राजे सिंधिया फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं और ये हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने कद के किसी नेता को बर्दाश्त नहीं करते। वसुंधरा राजे सिंधिया वो महिला है भारतीय जनता पार्टी की, वो नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, जो मोदी के आंखों में आंखें डाल करके बात करती हैं। वो कभी झुकी नहीं, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया नरेंद्र मोदी के सामने, और वो जिस तरह से रीढ़ को सीधा करके खड़ी हुई है, वो दिखाता है कि राजस्थान उनकी अपनी मुट्ठी में है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का जो समर्थक है, जो वोटर है, वो उनके साथ खड़ा हुआ है, इसलिए वो कतई डगी भी नहीं। लेकिन वहाँ जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम और सिपाही सालार वहाँ पर लगाए हैं, चाहे उसमें राज्यवर्धन राठौर हों या दिया कुमारी हों या ओम बिरला साहब हों या कानून मंत्री साहब मेघवाल साहब हों, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो राजस्थान के हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है। लेकिन सवाल ये है कि उनमें से कोई भी क्या वसुंधरा राजे के कद का नेता है? कदापि नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी और जो गुजराती लॉबी है वो कुछ भी कर सकती है। वो जो नारा चलता है बीजेपी में, मोदी है तो मुमकिन है, वो एक झटके में रातों रात विजय रूपाणी की पूरी कैबिनेट को हटा करके और नया मंत्रिमंडल बना देते हैं, नया मुख्यमंत्री बना देते हैं भूपेंद्र पटेल के रूप में। ये गुजरात में। उसी तरह से वो देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता को, जो सीएम रहा, उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं। उत्तराखंड में कई मुख्यमंत्री बदल देते हैं, झटके में बदल देते हैं। और उसी तरह से उन्होंने कई और लोगों को, चाहे वो येदुरप्पा हो जो कर्नाटक के बहुत कद्दावर नेता, और बल्कि ये कई कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने वाले, या शिवराज सिंह चौहान हो, उनको भी किनारे लगाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने। तो ये गुजराती लॉबी वो कुछ भी करने में सक्षम होती है, लेकिन वसुंधरा राजे का अपना वजूद कायम है। येदुरप्पा को बाहर करने का, किनारे करने का परिणाम कर्नाटक में वो झेल चुके हैं, और शिवराज सिंह चौहान ने भी थोड़ी आंखें दिखाई थी जब उन्हें 3 आने के बाद लिस्ट उनका नाम नहीं आया था, तो उन्होंने पब्लिक के बीच जाकर के कहा था कि क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उसके बाद चौथी लिस्ट में उनका नाम आ गया था, यानी वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी मुख्यमंत्री होने की संभावनाओं को बरकरार रखा गया। लेकिन सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश की जो जमीन है वो अब बीजेपी के लिए सख्त हो चुकी है, और राहुल गांधी के जरिए प्रियंका गांधी ने जो बेहतरीन वहां पर चुनाव प्रचार किया है, जो जमीन पर कांग्रेस पार्टी का संगठन लगातार काम कर रहा था, बिना रुके और बिना झुके, बिना टूटे और बिना किसी प्रलोभन के, वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत खड़े होते हुए दिखा रहा है। अभी हालांकि ये कहना कि वहां पर कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो मतपेटियों में कैद हो चुके हैं, वो ईवीएम में वो नतीजे पहुंच चुके हैं, और ईवीएम बने 3 दिसंबर को वो निर्णय सामने आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी हम लोग केवल जो वोटर पैटर्न है उसका विश्लेषण करते हैं, जो चुनाव कैंपेन है उसका विश्लेषण करते हैं, और उसके जरिए थोड़ा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो केवल संभावना के रूप में। सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी, गुजराती लॉबी और भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो चुका है? और सच्चाई ये है कि अगर इस सेमीफाइनल में भाजपा लूज करती है और किसी भी राज्य में अगर वो वापस नहीं आती है, या एक भी राज्य अगर वो नहीं बचा पाती है, जैसे राजस्थान के बारे में कहा जा रहा है, जब से सोनिया गांधी पहुंची हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, उसने कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी है। और राहुल गांधी जब एयरपोर्ट पर ही कह देते हैं कि हम स्वीप कर रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं,
ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी होता है अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए, अपने संगठन में जान फूंकने के लिए, और वो राहुल गांधी कर रहे हैं। कल चुरू में भी उन्होंने बिल्कुल कोर एजेंडे पर बात की, मूल मुद्दों पर उन्होंने बात की, बेरोजगारी का सवाल उठाया, ओबीसी का सवाल उठाया, उन्होंने एजुकेशन को बढ़ाने की बात की। ये जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई की बात की, पेंशन की बात की, अपनी तमाम योजनाओं की बात की, जो उनका संजीवनी योजना है, आयुष्मान योजना है, उसकी बात की। तो इसके जरिए वो लगातार एजेंडे पर बात कर रहे हैं और यही चुनावी जीत का उनका कारण बनते हुए दिख रहा है। तो अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। क्या बीजेपी का खेल खत्म हो रहा है? राहुल गांधी जो कह रहे हैं तूफान आने वाला है, क्या ये सच होता है? ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।